हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। आज हम करेंगे पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो आरपीएससी में आया हुआ है, यानी कि राजस्थान के अंदर आया था। तो इसके हम सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के विद डिटेल करेंगे और हर एक जो है क्वेश्चन है उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस को। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है। दोस्तों इसके जो सारे मोस्टली अभिलेख हैं उनकी लिपि जो है ब्राह्मी है। और अगर भाषा की ये बात करेगा कि इसकी भाषा क्या है, तो भाषा हमेशा यहाँ पे प्राकृत आंसर रहेगा। अगर भाषा आप कहीं भी पढ़ोगे तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जैसे शाहबाजगढ़ी, मान सहेरा, जो ये अफ़गानिस्तान के एरियाज़ के अंदर थे, इसके जो अभिलेख थे वो खरोष्टी और अरमेक लिपि के अंदर थे। 4 लिपियों का इसके अभिलेखों में यूज़ हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए 4 लिपियाँ थी इसके अभिलेखों के अंदर। जो ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर मोस्टली ब्राह्मी में मिले हैं। जो अफ़गानिस्तान के एरियाज़ के अंदर थे वो अरमेइक, खरोष्टी और एक और लिपि थी उसके अंदर मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, पूर्ण जो विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही थी। दोस्तों ये जो है 5 शताब्दियों तक जीवित रही थी। 5 शताब्दियाँ आपको याद रखना है कि ये 5 शताब्दी तक जीवित रही थी। ये हमारा आरपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कहीं पे भी, जैसे कि यूपी वगैरह में, जहाँ हरियाणा के अंदर होगा हमारा स्क्रीनिंग वगैरह जब भी होगी, तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे काम आएंगे। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं वो क्या थे। तो दोस्तों ये गेहूं और कपास की खेती सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता में स्टार्ट हुई थी। तो आपको याद रखना है ये हड़प्पा की देन है मानव जाति को, हड़प्पा सभ्यता की। तो 4 देखिए, हड़प्पा के लोगों के सामान्य जो बर्तन हैं घरेलू, वो किसके बने होते थे। तो ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे इनके, हड़प्पा के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हम ताम्र लगा देंगे क्योंकि ये ताम्र युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। लेकिन ताम्र वगैरह की मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं, बर्तन नहीं मिलते, ये आपको पता होना चाहिए। बर्तन जो है मिट्टी के थे और अच्छी तरह पकाए गए थे, चित्र उन पर बने हुए थे। 5 देखिए, लोथल और चनहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। तो ये मनका उद्योग जो है इम्पोर्टेंट है। और आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन हमेशा नेट में आता है कि मनका जो कारखाना है वो कहाँ मिला है। कई बार ये क्वेश्चन नेट में आया है, वहाँ पे इसका आंसर चनहुदड़ो और लोथल में से एक दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे ए और बी और सी, इस टाइप से आंसर होगा, तो उसमें लोथल और चनहुदड़ो दोनों आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। जो हड़प्पा के जो नगर थे उनके ऊपर जो है शासन क्या है, अज्ञात था। यानी कि हमें उनके बारे में नहीं पता है कि शासन व्यवस्था में कौन वहाँ पे उस टाइम पे शासन करता था। राजा का नहीं कुछ कह सकते, ना पुरोहित वर्ग का कह सकते, ना ही व्यापारियों का हम उसको तंत्र कह सकते। वो अज्ञात है, हम इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों जो आर्य लोग हैं इनको कृष्णा नदी घाटी और दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। दोनों समुद्रों की इनको जानकारी थी। जो इन्होंने जो हमारा अरब सागर और हमारा जो हिंद सागर है तो उसकी इनको जानकारी थी। हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों पर इन्होंने, इनके बारे में इनको पता था। संपूर्ण गंगा नदी का क्षेत्र की तरफ तो ये रहते ही थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो इसका आंसर सी होगा। 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वेद जो ग्रंथ है वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। तो जो पुराण है दोस्तों ये वेदों के अंग नहीं है, ये क्योंकि ये बाद में लिखे गए हैं। और न ही ये श्रुतियों के अंग हैं, क्योंकि पुराण इनकी संख्या 18 है और ये गुप्त काल तक लिखे गए हैं। 9 देखिए, युद्धों का जो प्रारंभ है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये किस ग्रंथ में उल्लेखित है। दोस्तों ये अथर्ववेद के अंदर दिया गया है कि युद्ध का जो प्रारंभ है मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था। तो ये महाकश्यप था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, तभी ये बौद्ध संगति बुलाई गई थी अजात शत्रु द्वारा। 11 देखिए, बौद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है। धम्मपद दोस्तों जो है सुत्त पिटक का अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धम्मपद जो है किसका अंग है। धम्मपद ये सुत्त पिटक का अंग है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रसिद्ध बौद्ध जो विद्वान थे अशोक घोष, वो किसके समकालीन थे। दोस्तों ये हर्षवर्धन यानी कनिष्क के समकालीन थे। मौर्य राजवंश से संबंधित क्वेश्चन आया है। मौर्य दरबार में जो मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस है उसका दूत कौन था। तो ये डायनेसियस था। इंपॉर्टेंट है ये, हर बार नेट के अंदर क्वेश्चन आता है कि टालमी
के संबंध में क्वेश्चन आता है, मैचिंग में दे दिया जाता है कि ये सीरिया का राजदूत इनमें से कौन सा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जो है अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। सैद्धांतिक पक्ष की बात हो रही है तो पापों से बहस के सैद्धांतिक पक्ष में नहीं आता। अहिंसा की बात करता है, व्यवहार में संयम की ये बात करता है कि नौकरों वगैरह से अच्छा व्यवहार करें और भाईचारे से अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ समान व्यवहार करें, तो ये इसके अंदर आएगा। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा जो है प्रकट होती है। तो ये जो धौली और जोगड़ का शिलालेख है, युद्ध और हिंसा के जो कारण है उससे जनित जो उसके अंतर्मन यानी कि उसके मन की व्यथा प्रकट होती है धौली और जोगड़ शिलालेखों से। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। तो ये दोस्तों केरल और जो तमिलनाडु का एरिया था दोस्तों, ये जो है मौर्य साम्राज्य का क्या है, अंग नहीं था। ए और बी दोनों नहीं थे। कश्मीर जो है इसके एरिया के अंदर आता था, जो कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर की जो स्थापना है वो जो है अशोक ने की थी। इससे भी इसका हम आइडिया लगा सकते थे क्वेश्चन का। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम में इसको लगाना है। तो अवरोही में सबसे पहले प्रादेशिक आएगा, फिर रज्जुक, फिर युक्त आएगा। तो ये इसका अवरोही क्रम बनेगा, ये भी याद होना चाहिए आपको। अगर अवरोही की बात करता है तो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक उल्टे हो जाएंगे। मौर्य काल में शिक्षा की सार्वत्रिक जो प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो तक्षशिला मेन था, क्योंकि कौटिल्य वगैरह जो है तक्षशिला में ही पढ़ के आए थे और वहाँ के वो मेन हेड थे। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हिरण उसके जो स्तंभ पर नहीं है। हाथी भी है, अश्व भी है और ये कुब्बड़ वाला वृषभ भी उसके, क्योंकि वृषभ जो है रामपुरवा जो उसका एक अभिलेख मिलता है वहाँ पर वृषभ उसके ऊपर आकृति बनी हुई है। हाथी की आकृति भी सारनाथ का जो स्तंभ है उसके ऊपर 4 शेरों के नीचे हाथी की आकृति नीचे है उसके, और अश्व भी उसके नीचे बने हुए हैं। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था। राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चोल और पाल वंश, जो ये सभी हमें अच्छे से करके जाने हैं यूपी पीजीटी वगैरह के लिए। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये परांतक प्रथम था, चोलों का वास्तविक संस्थापक इसको मानते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है। तो ये ज्ञात होता है मंडलम, कोट, नाडु जो है इनका प्रशासनिक ये फिक्स किया गया था कि पहले मंडल आएंगे, फिर कोट आएगा, फिर नाडु, इस हिसाब से इनका ये क्रम था। चोल राज्य किस मत के संरक्षक थे। जो चोल थे दोस्तों शैव मत के, क्योंकि आप इससे लगा सकते हो कि इन्होंने ज़्यादातर मूर्तियाँ जो है शिव की बनाई है। नटराज की मूर्ति लगा लीजिए कांसे की, मोस्टली इन्होंने शैव धर्म पे इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं। तुर्क का आगमन संबंधी क्वेश्चन आया है। 24 दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था। तो ये संप्रभुता शासक दोस्तों इसमें इल्तुतमिश बनेगा। लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे। तो लोधी जो थे विशुद्ध अफगानी यानी कि अफगान या पठान से संबंध रखते हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना मेन इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा क्योंकि ये हर बार रिपीट होता है। मुगल जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल हुआ था। तो ये व्यापक स्तर पर नकली सिक्के ढाल दिए गए थे। तो ये इसका मेन रीज़न है, क्योंकि चांदी की कमी आ गई थी उस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसने कांसे के सिक्के तैयार कर दिए थे। कई जगह कांसे आते हैं, कई जगह तांबे का जिक्र होता है कि कई विद्वान जो है चमड़े के सिक्के भी बताते हैं, लेकिन कांसा आंसर रहेगा हमेशा, जहाँ पे भी आपको कांसा आंसर में मिलेगा। 28 देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति जो है चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये की थी इसने मोहम्मद बिन तुगलक की। जोना खां इसका पूरा नाम था, इसलिए इसका जौनपुर नाम रखा गया, और ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ जो है उत्तरदायी थी। उत्तरदायी की बात करेंगे तो अमीर ए सादा के विद्रोह वहाँ पे होते रहते थे। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बना था, इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये बनी थी 1347 में। डेट भी आपको बता रहा हूँ, याद रखनी है आपको। जो बहमनी साम्राज्य 1347 में बना था। आगे जाकर ये 5 भागों में डिवाइड हो जाता है, जो अहमदनगर, बीदर, बरार
और जो हैदराबाद वगैरह जो ये इन्हीं से निकले हुए थे। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के जो बीच में शत्रुता के लिए कौन सा क्षेत्र था विवाद का, तो ये विवाद का क्षेत्र था रायचूर दोआब। रायचूर दोआब दोस्तों ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी इनके बीच की जो भूमि थी ये काफ़ी उपजाऊ थी और यहाँ से जो है इनको कर वगैरह काफ़ी मिलता था। यानी कि उपजाऊ भूमि होगी तो वहाँ से क्या अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो वहाँ से अच्छा कर मिलेगा। तो ये विवाद का विषय बना रहा, क्योंकि कई जो विजयनगर चाहता था कि हम कब्जा रखें, बहमनी चाहता था कि हम इस पर कब्जा कर लें। 31 देखिए, बहमनी साम्राज्य के में अफाकी जो लोग हैं वो कौन थे, तो ये दोस्तों अफाकियों की बात हो रही है। ईरान, इराक, तुर्की और अरब देशों से मुसलमान जो प्रवासी आए थे इनको अफाकी बोला गया है और यही मेन रीज़न रहता है। और इसी वजह से जो बहमनी साम्राज्य के अंदर जो महमूद गावा नाम का एक प्रधानमंत्री हुआ है काफ़ी फेमस, तो उसकी मृत्यु के कारण भी ये अफाकी यही थे, क्योंकि इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका था प्रशासन के ऊपर, तो इसी वजह से उसको षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया था और इसी वजह से ही क्या है बहमनी साम्राज्य जो है टूट गया था। ये इम्पोर्टेंट है। 32 देखिए, वह कौन सा सुल्तान था जो समय को नायाब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। ये बलबन था। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कई बार। और मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि मैंने नेट के यूजीसी नेट हो गया, हिस्ट्री के जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं सब मैंने डाल रखे हैं, आप विजिट कर सकते हो और आपको पीजीटी हिस्ट्री में हर जगह वो काम आएंगे। नेट के पेपर हैं आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आप सारे ही विजिट कर सकते हो। 7 वीडियो मैंने वर्ल्ड की डाल रखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अलग यूनिक क्वेश्चन है। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि जो खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खिजर खां जो है पैगंबर का वंशज माना जाता है। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था, तो ये क्या था, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदारी व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता उत्तराधिकार का नियम थी सल्तनत काल में। ये अमीर ही क्या थे, अमीर ही राजा बनाते थे उस टाइम में, और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति अपनी शक्ति एवं क्षमता से क्या करता था, फाइट कर करके जीत लेता था। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का, जैसे वो अपने चाचा को मार करके राजा बनता है अमीरों की सहायता से और अपने दम पर। ब्रीद कौन थे, ब्रीद गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वालों को ब्रीद बोलते थे, गुप्तचरों को ब्रीद बोला गया है। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था, तो ये नायाब ए मुल्क जो था ये इम्पोर्टेंट था। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, तो इसने गोलकुंडा को मिलाया था 1686-87 में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बात हो रही है तो इसने क्या किया था, कंधार को जीत लिया था। ये इंपॉर्टेंट है उत्तर, क्योंकि ये ऊपर की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिमी जो ये सीमा थी हमारे इंडिया की, तो यहाँ किसने बात की है। सुप्रसिद्ध कृति जो है तबकात अकबरी की रचना किसने की, ये निज़ामुद्दीन अहमद ने की थी अकबर के टाइम में, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है सत्य नहीं है, तो ये दोस्तों सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि सम्राट बंधा नहीं हुआ था इस्लामी परंपराओं से। सम्राट द्वारा मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, ये भी सही है। और यह एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद एक तंत्रवाद था, ये भी सही है। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, ये भी सही दिया गया है। तो ये तीनों सही हैं, ये डी सी गलत है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया, तो ये दोस्तों प्रांतों के अंदर सबसे पहले बांटा था अकबर ने, मनसबदारी जो प्रणाली जब लागू करता है ये। 42 देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। सूबेदार पर नियंत्रण रखने वाला था दीवान, सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परगना या महल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था, तो ये सिकदार होता था। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जा सकती है, तो ये चंगेज़ खान था जिसने जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले की थी, और भारत के अंदर जो है इसको लागू किया था अकबर ने। किसे सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था, ये दोस्तों महाबत खान था जिसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है नूरजहां ने छुड़वाया था, फिर नूरजहां ने इसको बंदी बनने से रोका था या इसको छुड़वा लिया था।
46 देखिए, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये मीर आदिल जो था मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए उत्तरदायी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काजी कुजात, काजी मुफ्ती, इन तीनों में हम पजल हो जाएंगे। हम मीर अदल की तरफ जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो देखेंगे नहीं, हम इन तीनों की तरफ आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका आंसर जैसे मीर अदल दिया गया है, लेकिन ये राइट आंसर इसी का यही रहेगा। हम गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख करके कि हम काजी लगा दें या काजिल कुजात लगा दें, लेकिन मीर अदल की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हमेशा हमें कॉपी वगैरह में नोट्स बना लेने चाहिए इन चीज़ों के। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो ये इसने की थी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, जो सलीम का जन्म हुआ था, इस वजह से इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये। तो इस घटना का स्मरण याद रखने के लिए, यानी इसको याद रखने के लिए इसने, जब शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो ये सलीम था। और सलीम इनको ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में इनका जन्म हुआ था और इनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। और ये फतेहपुर सीकरी में इनकी मज़ार बनी हुई है। 48 देखिए, अकबर कालीन किस भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो ये मिली थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो पंचमहल है और सिकंदरा में जो अकबर का जो मकबरा है, ये सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये पंच यानी कि बौद्ध प्रेरणा से प्रभावित हैं। जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में और जो पंचमहल है, ये तो जो है इसकी पूरी बनावट जो है इस टाइप से बनी हुई है, यानी कि ये बौद्ध इमारत है। यानी कि 5 इसकी फ्लोर हैं इसमें। 49 देखिए, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो ये उड़ीसा का किया गया था। उड़ीसा अलग कर दिया था इसने। तो इसमें इसके टाइम में क्या था, एक प्रांत एक्स्ट्रा हो गया था जहांगीर के टाइम में। 50 देखिए, 500 से 250 से कम की जात वाले मनसबदार को क्या कहते थे? तो ये कहते थे दोस्तों अमीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 5000 से 250 के बीच वाले को अमीर बोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल नौसेना जो नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो नौसेना की बात हो रही है, मीर बहर नौसेनापति होता था और ये जिम्मेवार होता था इस चीज़ के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो इसको जॉन कंपनी बोलते थे वैसे, लेकिन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन भी इसको बोला गया है। जैसे इसका यहाँ पे नाम दिया गया है आंसर के हिसाब से, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। लेकिन मेरे हिसाब से इसका दोस्तों आप चेक करना इसको, मैंने इसको आंसर को चेक नहीं किया है। मेरा मानना है कि जो ये यहाँ पे आंसर दिया गया है ये यहाँ पे सही नहीं है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। अगर आप इसको चेक करते हो तो कमेंट करना कि आपको इसका सही आंसर क्या मिला। इससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा होगा, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी अच्छे से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो ये दोस्तों क्या है, एनी बेसेंट के माध्यम से जो है ये भारत के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये 1875 के अंदर अमेरिका में थी, लेकिन 1882 में जो है इसकी स्थापना भारत में हो गई थी। और जो है एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन जाती है भारत में आकर। भारत से पहले ही वो सदस्य होती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर भी वो प्रचार करती हैं इसका। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन मिला प्राप्त हुआ? तो ये हुआ भारत के युवकों की शिक्षा जो थी, इसका जनसाधारण का काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ था इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर के। इसके तो आप नोट्स बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको नहीं मिलेंगे। ये किसी एग्ज़ाम में आपको पूछे गए हैं और वो एग्ज़ाम हम नहीं करके जाते हैं एग्ज़ाम के। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? तो ये विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र दत्त के नाम से मशहूर थे और खेतड़ी के राजा जो अजीत सिंह थे, याद रखिए खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनका नाम चेंज किया था और इन्होंने ही आर्थिक सहायता की थी। शिकागो जो धर्म सम्मेलन में ये गए थे 1893 में शिकागो अमेरिका में, तो उसमें अजीत सिंह जो खेतड़ी के राजा थे इन्होंने इसकी हेल्प की थी विवेकानंद जी की। और जो है खेतड़ी को ये दूसरा अपना घर मानते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है इनको लेकर। खेतड़ी इनका दूसरा घर था। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष को बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो ये दोस्तों
चितरंजन दास थे, इन्होंने हेल्प की थी। CR दास जो थे, अरविंद घोष को इन्होंने बचा लिया था, इस केस से बरी करवा दिया था। 57 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे घनश्याम दास बिड़ला जो थे, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अगर सचिव की बात होगी तो सचिव जो थे इसके अमृत लाल ये ठक्कर थे। और किसने इसको स्थापित किया तो स्थापना में बात आएगी महात्मा गांधी जी की। अध्यक्ष की बात होगी तो घनश्याम दास बिड़ला, सचिव की बात होगी तो ये ठक्कर थे इसके सचिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 58 देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो कौन सा था दोस्तों? ये था बेलगाम अधिवेशन। यहाँ पे डेट गलत दी गई है, ये 1924 में हुआ था बेलगाम के अंदर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1925 नहीं है, ये 24 में हुआ था। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 के अंदर भाग लिया था? तो ये दोस्तों गणेश वासुदेव जोशी थे। और कई जगह पे गोपाल हरि देशमुख जो लोकहितवादी के नाम से मशहूर है, कई जगह पर वो आंसर दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि दोनों ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि इसकी नीतियाँ जो थी बंगाल विभाजन वगैरह, तो ये इसके लिए उत्प्रेरणा का कारण बनी थी राष्ट्रवाद के लिए। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी नाम से मशहूर हुए, तो ये थे गोपाल हरि देशमुख, हमने ऊपर जिक्र किया जिनका। यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो ये अरविंद घोष ने कहा है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। आप इन चीज़ों के नोट्स बनाते हुए चलिए। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंपॉर्टेंट ये था दोस्तों हमारा पूरा पेपर। और आपने अगर अंत तक वीडियो देखा है तो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।